नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है न्यू प्रिंस एजुकेशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12 का जो नया सिलेबस आ गया है NCERT का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब की बार आप सभी को पता है कि जैसे पिछली बार क्लास 11 का नया सिलेबस आया था, तो उसी प्रकार से इस बार क्लास 12 का NCERT सिलेबस आ गया है। आज की इंट्रोडक्शन क्लास के बाद में हम इनके जो टॉपिक्स हैं उनको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली जो मेन बात है वो ये है कि पिछले सिलेबस के अंदर एक बुक आती थी आपके फिजिक्स की, लेकिन इस NCERT के सिलेबस के अंदर फिजिक्स की आपको 2 बुक्स पढ़ने को कंपलसरी मिलेगी। इनके चैप्टर की हम फटाफट बात कर लेते हैं किस प्रकार से और हमारा क्या शेड्यूल रहेगा इनको पढ़ने का और कौन कौन सी वीडियो हमारी अभी अवेलेबल है। सबसे मेन बात यह है कि आपका जो सिलेबस रहने वाला है पूरा का पूरा, वो 100% इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर चलने वाला है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इससे रिलेटेड कौन कौन से नियम हैं, चार्ज जब रेस्ट कंडीशन में रहता है तो क्या फिनोमिना राइज होते हैं, चार्ज जब मोशन की कंडीशन में रहता है तो क्या फिनोमिना राइज होते हैं, लाइट क्या है, लाइट भी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट मैक्सवेल इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जब आपका चार्ज है वो स्टेशनरी रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जब चार्ज है आपका मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में से इलेक्ट्रिक वेव निकलती है और मैग्नेटिक फील्ड में से मैग्नेटिक वेव निकलती है। और यदि किसी स्थान पर मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ जनरेट कर लिया जाए तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, जिन्हें हम प्रकाश कह देते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। इसमें हमें विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है और इस विद्युत आवेश की संख्या के आधार पर हम पदार्थों को अभी इस चैप्टर में 2 भाग में डिवाइड करेंगे। वैसे आपके सिलेबस में इस चार्ज के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाएगा: चालक, अचालक और अर्धचालक, मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। फिर हम ये बात करेंगे कि एक चार्ज बॉडी से दूसरी डिस्चार्ज बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। जैसे सिंपली आप मोबाइल की जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप इसको चार्ज करते हैं एडाप्टर के थ्रू, जब आप पिन को मोबाइल के अंदर डालते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। उस केस के अंदर जो आपका मोबाइल है वो डिस्चार्ज बॉडी है और जो इलेक्ट्रिसिटी उस एडाप्टर मतलब चार्जर से आ रही है वो आपका एक आवेशन की प्रक्रिया है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि कैसे हम एक डिस्चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी से चार्जिंग करते हैं। 3 इसके अंदर हमारे फिनोमिना आएंगे: प्रेरण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और स्पर्श द्वारा आवेशन। ये हमें पढ़ना है इसमें। फिर आता है विद्युत आवेश के मूल गुण पढ़ेंगे और जो आपका आवेश है, 2 आवेशों के बीच में इंटरेक्शन जो फोर्स होता है उन्हें हम कूलाम्ब बल के नाम से जानते हैं। फिर कूलाम्ब बल बहुत सारे चार्ज के लिए अप्लाई करेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे कि जो आवेश है स्थिर प्रकृति के अंदर जब रखा होता है तो किसी भी आवेश की स्थिर प्रकृति के कारण उसके चारों तरफ एक क्षेत्र क्रिएट होता है और उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र को जिन रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और किसी भी क्षेत्रफल में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है इसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी मैं आपको केवल इसका आउटकम दे रहा हूँ, हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब 2 विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक अति अल्प डिस्टेंस के ऊपर रखा जाता है तो जो आपका सिस्टम बनता है वो आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस विद्युत द्विध्रुव को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर बल लगता है, उस बल के कारण फिर हम इसकी एनर्जी को और बहुत सारी चीज़ें उन सभी को कैलकुलेट करते हैं। बाद में आता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आप पॉइंट नंबर 1.13 में देख पा रहे हैं कि आवेश को हम 2 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो हम आर्बिट्रेरी
मतलब रैंडमली हर कैसे ही, और एक होता है आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। ये भी आपका 3 प्रकार का है और इससे रिलेटेड हमें पढ़ना है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो ये इतना आपका 15 टॉपिक का है स्टूडेंट, वो पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। पिछले सिलेबस में इस चैप्टर के 2 टुकड़े थे, मतलब कि जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव यहाँ तक का एक पार्ट था, और उसके आगे सतत आवेश वितरण, गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग को सेकंड चैप्टर में डाल रखा था। लेकिन इस बार ये आपका एक चैप्टर के अंदर ही। चैप्टर 2 की यदि बात करें तो ये भी आपका विद्युत चार्ज से संबंधित है, इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित है। इसमें हम बात करेंगे एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की जिसमें किसी चार्ज को कंटेन, मतलब उसको ग्रहण करने की या उसको स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, उसे हम कह देते हैं कैपेसिटर। कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज को ग्रहण करने की क्षमता रहता है, आपका संधारित्र कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव क्या होता है। शॉर्ट में यदि बताऊं तो अनंत डिस्टेंस के ऊपर यदि आपका कोई विद्युत आवेश पड़ा है, उस विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट तक लाने में जो टोटल काम करना पड़ता है, वो आपका विद्युत विभव कहलाता है। V इज इक्वल्स टू W/Q, और इसकी जो यूनिट है वो होती है आपकी वोल्टेज। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। फिर हम पढ़ेंगे 2.11 के अनुसार संधारित्र क्या है, उसकी धारिता क्या है, और उसके अलग अलग टाइप्स हमें पढ़ने हैं। संधारित्रों का संयोजन पढ़ना है। वन डे ग्राफ जनित्र, ये आपका टॉपिक नया है 2.16 के अनुसार। चैप्टर नंबर 3 ये आपका क्लास 10th में थोड़ा बहुत ये पढ़ा हुआ है। इसमें हम विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे और विद्युत धारा के जो अलग अलग प्रभाव हैं उनको स्टडी करेंगे। और विद्युत धारा और विद्युत विभव के अंदर सबसे बढ़िया जो सबसे पहला रिलेशन था वो ओम्स लॉ का था। ओम के अनुसार जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं, लंबाई, तापमान, क्षेत्रफल को नियत रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाली वोल्टेज उसकी धारा के समानुपाती होती है। दैट मीन्स V/IR। इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, ओम के नियम की सीमाएं क्या है, और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की टेम्परेचर पर क्या क्या डिपेंडेंसी है, ये हमें पढ़नी है। जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, हमें विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति पढ़नी होती है, और हम पढ़ते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इतना आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है आपकी जूनियर क्लासेस में। अब इसके बाद में आपका टॉपिक आता है 3.11। विद्युत सेल क्या है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। स्टूडेंट, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर से कम आपके 4 प्रैक्टिकल होंगे। इस चैप्टर में आपके कितने प्रैक्टिकल है? 4 से 5 प्रैक्टिकल है। एक तो आपको मीटर सेतु पढ़ना है, एक आपको विभव मापी पढ़ना है, और आपको मीटर सेतु और विभवमापी की सहायता से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजनों का सत्यापन करना है। फिर आपका विद्युत वाहक बल सेल आएगा। इस सेल के आपके 2 प्रैक्टिकल है, तो कुल मिलाकर 5 से 6 इसमें प्रैक्टिकल आपको पढ़ने हैं। व्हीटस्टोन सेतु, पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आता है, देखिए एक चीज़ और बताऊं कि आपने जब 3 चैप्टर पढ़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों चैप्टर के अंदर जो आवेश है वो मोस्टली आपका स्थायी कंडीशन के अंदर रहेगा। और जैसे ही आप 4 नंबर चैप्टर के अंदर इंटर होते हैं, इस 4 नंबर चैप्टर का नाम ही देखिए क्या है, गतिमान आवेश। इस चैप्टर में हम आवेश की गतिशील अवस्था को अध्ययन करेंगे, और जब आवेश गति करता है तो उसके चारों तरफ भी एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जैसे आपने पढ़ा कि आवेश जब स्थिर प्रकृति में था तो उसने विद्युत क्षेत्र जनरेट किया, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव बना, और अलग अलग चीज़ें हमने अभी पढ़ी चैप्टर 3 तक। चैप्टर 4 कहता है कि जब आपका चार्ज मोशन करेगा तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र क्रिएट होगा, उसे हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र से संबंधित गाउस का नियम था, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बायो-सावर्ट का नियम आता है, वो हमें पढ़ना है। जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं काम में लेते थे, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काम में लेते हैं। और उसके बाद में जैसे आपने उसके अंदर गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े, इसमें हम एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे।
इसमें एक नया टॉपिक आता है परिनालिका, सोलेनोइड, एक आती है टोरॉइड और 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। और इस चैप्टर में आपको ये भी पढ़ना है कि गैल्वेनोमीटर कितने प्रकार के हैं, धारामापी कितने प्रकार के हैं और धारामापी से ही किस प्रकार वोल्टमीटर और एमीटर का उद्गम होता है, जनरेशन होता है, डेरिवेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अब ये जो सीरीज है वो चलेगी गतिशील आवेश के बारे में। तो 5वां चैप्टर कहता है चुंबकत्व और द्रव्य। पृथ्वी भी एक प्रकार की चुंबक है। इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि जो आपकी पृथ्वी है वो भी एक प्रकार की चुंबक है। तो मेन बात यह है कि इसमें चुंबकत्व के गुण कहाँ से आए और इन चुंबकत्व का कारण क्या है, तो इन सभी को हम जानेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 ये कहता है कि जब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, 10th में पढ़ा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट होता है। तो जो साइंटिस्ट थे फैराडे और हेनरी, उन्होंने ये विरोधाभास किया कि जब हम विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं तो क्या हम चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं क्या। इसी विरोधाभास के ऊपर आपका चैप्टर बना 6, जिसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। स्टेटमेंट इसका ये रहता है कि बिल्कुल हम विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित कर सकते हैं, मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के द्वारा विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। द बोथ कंडीशंस आर एप्लीकेबल इन वाइस वर्सा। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें एडे करंट्स भंवर धाराएं आती है, प्रेरकत्व आता है और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आता है, जो आप जनरेटर आप आम भाषा में बोलते हैं। हम और आगे प्रोसीड होते हैं तो चैप्टर 7 में हम पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा। स्टूडेंट, करंट इज क्लासीफाई इन 2 पार्ट्स। करंट है वो आपका 2 पार्ट में क्लासीफाई है, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा एंड डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है स्टूडेंट प्रत्यावर्ती धारा के बारे में और प्रत्यावर्ती धारा के अलग अलग टाइप्स के बारे में और प्रत्यावर्ती धारा के अलग अलग सर्किट के बारे में। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये 7th। ऐसे समझ लीजिए कि लगभग ये 5 से 6 नंबर आपको देगा। और स्टूडेंट 5 से 6 नंबर का मतलब है लगभग 1 से 1.5%। तो आप किसी भी चीज़ को लाइटली ना लें। चैप्टर जो आपका 8 है, इसमें आपको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे, यदि मैं इस चैप्टर को कहूँ कि ये आपकी फर्दर आने वाली जो फिजिक्स होगी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए, उसका बेसिक पार्ट होगा। इसी चैप्टर से आगे सभी बहुत बड़ी बड़ी क्यूरीज को साइंटिस्ट मैक्सवेल है वो उन्हें रिसॉल्व करने का तरीका बताते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बुक 2 के अंदर। और बुक जो 2 है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो आपका बन जाता है प्रकाश। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव that is described by साइंटिस्ट मैक्सवेल। तो चैप्टर 9 है वो आपका किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र के बारे में है, जिसमें हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण क्या है, लेंस क्या होती है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। प्रकाश के प्रिज्म से अपवर्तन की घटना पढ़ेंगे और प्रिज्म से परिक्षेपण, मतलब जब कोई श्वेत प्रकाशी किरणें प्रिज्म के एक अंतरापृष्ठ पर आपतित होती है और अलग अलग सतहों से परावर्तन के बाद, पूर्णांतिक परावर्तन के बाद जब वो दूसरी सतह से बाहर निकलती है तो उस श्वेत प्रकाशी किरण का 7 भागों में डिवाइडेशन हो जाता है, जिसे आप विबज्योर के नाम से जानते हैं। यह आपका होता है परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। और उसके बाद में हमें प्रकाशिक यंत्र पढ़ने हैं, जैसे आपको सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कैसे ग्रेनियन सूक्ष्मदर्शी, न्यूटोनियन सूक्ष्मदर्शी, वो सारी चीज़ें दूरदर्शी, वो हमें इसके अंदर पढ़नी है। चैप्टर 10 में आप पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। इसमें जो साइंटिस्ट हाइगेंस हैं वो तरंगिकाओं और तरंगाग्र के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन और विवर्तन की घटनाओं को प्रूफ करते हैं कि वो घटनाएं आई कैसे। और विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण का हमें इसमें एक्सप्लेनेशन देखना होता है। और व्यतिकरण से संबंधित यंग का द्विस्लिट प्रयोग आता है और विवर्तन से संबंधित हम फ्राउनहोफर विवर्तन और फ्रेन विवर्तन भी इसके अंदर, फ्रेनले विवर्तन इसमें पढ़ते हैं। 10.7 जो आर्टिकल है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो लाइट है
उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है, विद्युत क्षेत्र भी है। तो इस लाइट में से चुंबकीय क्षेत्र को कैसे अलग किया जाए, ये घटना आपकी ध्रुवण कहलाती है। ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 11वां जो चैप्टर है वो कहता है कि विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था सर डे ब्रोगली। उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो मैटर है इस यूनिवर्स के अंदर, कोई भी जो मैटर है वो छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन और हम बड़े से बड़ा मनुष्य भी हो सकता है, उसकी द्वैत प्रकृति मानी जाती है। कहने का मतलब है कि उस पार्टिकल का इस यूनिवर्स के अंदर पार्टिकल नेचर तो होता ही है, कणीय व्यवहार तो होता ही है, उसके साथ साथ उसका वेव नेचर भी होता है। अब आप पूछेंगे सर हमारा वेव नेचर कैसे? तो स्टूडेंट्स उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। कहने का मतलब जैसे जैसे किसी पार्टिकल का द्रव्यमान बढ़ता है उसके साथ साथ उससे संबद्ध जो तरंग है उसका प्रभाव कम होता जाता है। तो उसी प्रकार जब मनुष्य का या बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान बढ़ता है तो उनका जो वेव नेचर है वो कम होता जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत कम द्रव्यमान का है तो उसका वेव नेचर बढ़ जाता है। और यही हम एजम्पशन लेके चलते हैं आगे की क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जो आप हायर फिजिक्स में पढ़ेंगे। खैर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, कि लाइट रेज जो आपकी प्रकाश ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कैसे रूपांतरित किया जाता है। और इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सोलर सेल वगैरह। डेविसर जर्मर का प्रयोग आता है। ये एकमात्र ऐसा प्रयोग था जिन्होंने कण की कणीय प्रकृति का समर्थन किया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चैप्टर 12 के बारे में हम परमाणु को पढ़ेंगे, जो कि आपकी मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। इसमें परमाणु के जो अलग अलग मॉडल हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे महर्षि कणाद का मॉडल है, डाल्टन का मॉडल है, जे थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र विदुदर्शी मॉडल है। उसके बाद में इन सभी कमियों को दूर करते हुए साइंटिस्ट नील्स बोर का मॉडल आएगा, और इस नील्स बोर के मॉडल के द्वारा हम हाइड्रोजन एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा के अंदर मोशन करता है तो उस क्लास का साइज क्या होगा, उस क्लास की त्रिज्या क्या होगी, उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी जो किसी एक स्टेबल कक्षा के अंदर चक्कर लगाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से नीचे की एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को एब्जॉर्व करके ऊपर के एनर्जी लेवल में जाता है, और जब स्वतः 10⁻⁸ सेकंड के पश्चात ऊपर के एनर्जी बैंड से नीचे के एनर्जी बैंड में पुनः आता है तो वो कुछ न कुछ एनर्जी को इमिट करता है। उस इमिट होने वाली एनर्जी का तरंगदैर्ध्य कितना होगा वो भी हम इसके अंदर फाइंड करेंगे। चैप्टर 13 में हम पढ़ेंगे नाभिक के बारे में, नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, और उन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखने वाले बल के बारे में जिसे कहते हैं नाभिकीय बल। और एक विशेष परिघटना जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, दैट मीन्स न्यूक्लियर बम की जो खोज थी वो इस रेडियो एक्टिविटी से मानी जाती है। और रेडियो एक्टिविटी का जनक सर हेनरी बेकेरल को माना जाता है, और हेनरी बेकेरल के साथ में मैडम क्यूरी, इसका भी इनके अंदर योगदान था। तो एक चीज़ को ध्यान रखें, मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया है, एक बार केमिस्ट्री में, एक बार फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी से संबंधित। चैप्टर 14 में आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे चालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, और इनका विस्तार पढ़ेंगे बैंड थ्योरी के आधार पर। फिर हम पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में, पी टाइप के सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों का जब हम कंबाइन करते हैं तो बनता है एक नया उपकरण जिसे कहते हैं डायोड, और जब डायोडों को हम आगे आपस में कनेक्ट करते हैं तो बनता है आपका ट्रांजिस्टर, और लास्ट में आपके आते हैं लॉजिक गेट। इसी सीरीज में 15वां चैप्टर और आपके सिलेबस का अंतिम चैप्टर, इसमें आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, कि जब हम एक स्थान से बैठकर हमारे फ्रेंड से बात करते हैं जो कि दूसरे स्थान पर बैठा है तो ये कैसे पॉसिबल होता है, तो वो हमें सारी की सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। जब हम किसी सिग्नल को भेजते हैं, हम दूसरे हमारे फ्रेंड से बात कर रहे हैं उसके पास, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे पहले एनवायरनमेंट में जाती है, और वो एनवायरनमेंट में जाकर उपस्थित वायुमंडल के कणों के साथ में कुछ न कुछ इंटरेक्शन करती है या अंतरक्रिया करती है, जिससे उसकी एनर्जी कम हो जाती है। और जब एनर्जी कम हो जाएगी तो उसका आयाम कम हो जाएगा, आप 11th के अंदर पढ़ के आए हैं। और कम आयाम की जब तरंग दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचेगी तो उसे वो क्लियरली सुनाई नहीं देती। तो हमारा जो
एनर्जी हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र की है उसकी एनर्जी कम ना हो, उसका आयाम कम ना हो, इसके लिए हम जो प्रक्रिया काम में लेते हैं स्टूडेंट उसे कहते हैं मॉड्यूलेशन या मांडुलन, जो आप कह रहे हैं 15.7 आर्टिकल के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल गया होगा कि मांडुलन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। एक चीज़ है कि जब आप इस वीडियो देखकर इतनी चीज़ें जान पा रहे हैं ब्रीफ के अंदर, तो जब आप हमारे चैनल से रोज़ स्टडी करेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आप 95% आराम से क्रॉस कर सकते हैं। आप सभी में ये एबिलिटी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसे शेयर करें। सिलेबस आपका बदल चुका है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। न्यू प्रिंस क्लासेस में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।